बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज का प्रोग्राम जो है उसमें गपशप ये करनी है कि कैसे किसी भी इंसान से बेहतरीन जो उसकी अच्छी चीजें हैं वो हमें मिले और जो उसके अंदर कुछ बुराइयां हैं हम उससे बच सकें। और आपको पता है इस तरह की वार्निंग्स की जब बात आती है तो हम आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से कराते हैं और हमारे आज के मेहमान जो है वो हमारे से इसी सिलसिले में गपशप जो है वो करने वाले हैं। सो मैं उनको बुलाती हूँ एक एक करके। और सबसे पहले मेरे जो मेहमान हैं उन्हें आपने जबरदस्त पंजाबी फिल्म में देखा, लड़की पंजाबन इनकी फिल्म जिससे ये एकदम से हिट हुए और उसके बाद उन्होंने बेशुमार फिल्म्स में और ड्रामों में काम किया। मेरे साथ हैं इस वक्त शामिल खान। कैसे आप? मेरे अगले मेहमान जो हैं वो भी अगेन एक हैंडसम सी पर्सनालिटी, मॉडलिंग से उन्होंने अपने करियर का आगाज किया और उसके बाद रोमांटिक, संजीदा, सोबर बहुत सारे ऐसे खूबसूरत किरदार निभाए जो आपको याद होंगे। मेरे साथ हैं इस वक्त सुहेल समीर। अच्छा जी, एक और मेहमान हमारी जबरदस्त थी और उनसे आपकी मुलाकात अक्सर रहती है। जबरदस्त ड्रामा आर्टिस्ट एंड एक्ट्रेस, आजकल आप उन्हें एंकर पर्सन और कॉमेडी रोल्स भी परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं। मेरे साथ है मायरा खान। मायरा जी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं जबरदस्त। हमने एक बड़े वेल नोन साइकेट्रिस्ट जिनका ताल्लुक विलिंग बेस से है, आप अक्सर उनसे मिलते रहे और मैंने तो 12 आपकी मुलाकात उनसे करवाई है। बहुत सारे इस तरह के तरीके हमने उनसे जाने हैं कि कैसे अपने आप को बचाना है। हमने जायदाद खरीद रहे हो, दोस्ती कर रहे हो, रिश्ते बना रहे हो या फिर जिंदगी के कुछ और मामलात हो, तो कैसे हमने लोगों को समझना है और कैसे हमें पता चल सकता है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन अच्छा है, कौन बुरा, कौन काबिल एतबार है और कौन नहीं। मेरे साथ हैं डॉक्टर सदाकत। अस्सलाम। आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर सदाकत से, मायरा खान से, शामिल खान से और उसके साथ साथ सुहेल समीर से। बातें हम कर रहे हैं कुछ जिंदगी के उस एस्पेक्ट पे जहां पर कि हम लोगों से डील कर रहे होते हैं और वो लोग अपने भी होते हैं, वो लोग पराये भी होते हैं। उन डीलिंग्स को कैसे हमने सोच समझ के करना है कि जिंदगी में कम से कम नुकसान का एहतमाल हो, और ये मामला हमने डॉक्टर सदाकत से डिस्कस करने हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? इतना सियाना कोई हो सकता है कि वो कहे कि जिंदगी में उसे सब समझ आ गई और अब कोई उसे धोखा नहीं दे सकता? देखिए, ये एक लर्निंग का प्रोसेस है। फितरी तौर पर हमारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जिबिल्लत होती है, फिर हम माँ बाप से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से सीखते हैं, फिर मीडिया से सीखते हैं। अब तो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तो ये एक लर्निंग का प्रोसेस है जो आप गलतियां करते हैं और फिर अपनी गलतियों से अपना मुस्तकबिल का लायहा अमल बनाते हैं। ठीक है, लेकिन बाज़ वक़्त आप इतना सियाना कोई फितरी तौर पर, पैदाइशी तौर पर नहीं होता। ठीक है, लेकिन गलतियां दोहराते हैं बहुत ज्यादा बाज़ वक़्त। हाँ, क्योंकि हम आदत के भी पाबंद हैं। हम जो करते रहते हैं, चांसेस है कि हम दोबारा भी वही करेंगे। चाहिए जाए कि हम किसी लर्निंग के प्रोसेस में चले जाएं। अच्छा। खाली इरादे से काम नहीं चलेगा। सही। अगर हमने इरादा किया है कि आइंदा हम ये गलती नहीं करेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आइंदा गलती नहीं करेंगे। चाहिए जाए कि हम एक लर्निंग के बाकायदा प्रोसेस। वो क्या लर्निंग है, कैसे हमने ये सीखना है, अपनी गलतियों से सबक सीखना? हमने सुना हमेशा है, वो सबक सीखना हमें नहीं आता कि हाउ टू लर्न। वो ये है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर बन जाते हैं, जो हमारे दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है चीज़ों का, उनको बदलना पड़ता है। अच्छा। जैसे आदतें और इल्लतें हैं तो उनको बदलने के तरीके होते हैं, क्योंकि आदतों के कुछ ट्रिगर्स भी होते हैं। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ जैसे एक वक्त है, जब वो ख़ास वक्त आता है तो हम वही कुछ करने पे दोबारा मजबूर हो जाते हैं, या कोई खास बंदा है जो हमें पटरी से उतार देता है, या फिर कोई खास जज्बात हैं जिसमें हम पटरी से उतर जाते हैं, या एक रूटीन के बाद अगली रूटीन है जो हम करने पे अपने आप को मजबूर पाते हैं। कोई जगह भी होती है बाज़-औक़ात जो ट्रिगर बन जाती है, इसलिए बाज़-औक़ात जगह से भी जरा वॉचफुल रहना चाहिए। अच्छा। तो जो गलतियां हम करते हैं या हम दूसरों को करते हुए देखते हैं, और जब कोई हमें कहता है कि मैं आइंदा ऐसे नहीं करूंगा, तो कभी भी यकीन ना करें। तो फिर कैसे, फिर इसका क्या तरीका है? तरीकाकार ये है कि खाली कहने पे नहीं, आप उसके साथ कोई बिहेवियर अटैच करते हैं। जैसे कि जब कोई कहता है कि मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा,
तो आप उस वादे पे नहीं जाते, आप कहते हैं कि अच्छा आप करेंगे क्या जो मुझे नजर आए, जो मैं देख सकूं। ठीक है। जैसे कोई कहता है कि आइंदा मैं आपके साथ बुरा बिहेवियर नहीं करूंगा, बुरा बर्ताव नहीं करूंगा, या आइंदा आपको मैं किसी तरह से भी तंग नहीं करूंगा या गुस्सा नहीं करूंगा, तो खाली कहने पे यकीन ना करें। अब कि अच्छा आप ऐसा क्या करेंगे कि जिससे आप बदल जाएं? क्या आप किसी लर्निंग में जाएंगे? ठीक है। क्योंकि जब तक कोई बकायदा लर्निंग में नहीं जाता, ठीक है, तो आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पे रुक के, हाँ जी, एक सवाल मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि फितरत नहीं बदलती, हाँ, क्या ये अभी मैंने भी शुरू में, अगर मेरी फितरत में धोखे खाना है तो फिर मैं खाता ही रहूंगा? अच्छा ये गुड क्वेश्चन। इसके साथ एक ज़िम्नी सवाल मेरा भी ले लीजिए, फितरत में होता है किस्मत में होता है? अच्छा, जिसे हम फितरत कहते हैं ये हमारी अपनी सोच है। एक्चुअली फितरत न्यूट्रल होती है। जब कोई बंदा दुनिया में आता है उसकी जीन्स होती हैं, उसका सब कुछ होता है, लेकिन उसकी फितरत फिर भी न्यूट्रल होती है। और फितरत फिर डेवलप होना शुरू होती है हमारे लर्निंग से, हमारे थॉट प्रोसेस से, जो हमारे तजर्बात हैं, जो हम नताइज अखज़ करते हैं, जो हम सीखते हैं पिछली नस्लों से। इतना सारा कुछ तो डॉक्टर साहब हम कर ही नहीं रहे होते। सबसे पहली बात वैसे होता है, आपके बड़े आपको पास से समझा रहे होते हैं ये चीज नहीं करनी, आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन जब तक आप पे वो चीज बीतती नहीं, आप वो चीज गलती ना करें, तो आपको नहीं होता। हम ये कह रहे होते हैं आप कर लिया सन रोकी जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, हमारे बच्चे भी हमें यही कह रहे होते हैं। क्या पता नहीं इसमें ये कोई बहुत अच्छी चीज होगी जिससे हमें मना किया जा रहा है, इसका कोई फायदा होगा। देखिए, होता यह है कि पिछली नस्लें हमें जो कुछ समझाती हैं या हिस्ट्री से हम जो कुछ सीख रहे होते हैं, तो हमें गलत तौर पर ये प्रमोट किया जाता है कि रूट से जुड़े रहो। ठीक है। तो जब हम हिस्ट्री से जुड़े रहते हैं या रूट से जुड़े रहते हैं, तो हमारे नताइज भी उसी तरह के निकलते हैं जैसे कि पिछले ज़मानों में निकला करते थे। तो रूट से जुड़े होने का मतलब ये नहीं कि आपका रुख भी रूट्स की तरफ होना चाहिए। देखिए, पौधे रूट से जुड़े होते हैं, पर पौधों का रुख उड़ान की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है, बेहतरी की तरफ। करना क्या, जो आप कह रहे थे ना कि आपने कोई लर्निंग प्रोसेस है, उस लर्निंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होगा? हम आपके पास फर्ज किया पूरा कोर्स नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो हमें समझा दें। देखिए, सीधी सी बात है कि आप सबसे पहले पता करें कि क्या आप अपनी जिंदगी में सही कर रहे हैं। आप क्या मैं सही आपसे पूछूं कि आप अपनी जिंदगी में क्या बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं? क्या ठीक कर रहे हैं? मैं क्या ठीक कर रहा हूँ? ठीक है, मुझे नहीं पता। चले मैं मेरे साथ जी, आप मेरा क्या कर रही हैं जिंदगी में सही? क्या ऐसा कर रही हैं कि जो बिल्कुल ठीक है? ये खाना जो बिल्कुल सही है। मेरा ख्याल है कि मैं अपनी अम्मी की बात जो भी कोई मुझे कहती है मैं सुनती हूँ, वो ठीक होती है मेरे लिए। नहीं, जिंदगी के 4 खाने हैं ना। अच्छा। एक खाना हो गया फैमिली का, एक हो गया करियर का, एक हो गया दोस्तों का, एक हो गया आपकी इमोशनल लाइफ का। कौन सा खाना है जो सबसे ज्यादा ठीक जा रहा है? फैमिली का, फैमिली लाइफ का। अच्छा, फैमिली लाइफ इसका में मतलब अम्मा बा, अभी शौहर नहीं आया तो फिर केड़ी फैमिली लाइफ हुई? एक पलड़ा भारी है वो। मैं मसला ये है कि अगर ये समझती हैं कि इनकी फैमिली लाइफ ठीक चल रही है, ये जो कुछ फैमिली में कर रही हैं ठीक कर रही हैं, तो कीप डूइंग इट। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि क्या आप अपनी जिंदगी में गलत कर रहे हैं जिसके बार बार गलत नतीजे निकल रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं यहाँ से जो आपने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में क्या ठीक कर रहा हूँ, जो मैं ठीक कर रहा हूं, क्या वो खान साहब के लिए सही है? मैं जो भी काम करता हूं, मैं ये समझता हूं मेरी अपनी है कि जी मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, लेकिन वो इनके लिए नुकसानदेह है या इनके लिए सही नहीं है। ये कौन है आपके दोस्त है मेरे? अच्छा, मतलब आप इनको रेफर करें एज योर पार्टनर, एज योर फ्रेंड, तो क्या वो सही है? मैं अपनी जगह पे मैं कह रहा हूं। पहली बात ये, जैसे कहते हैं ना कि जमहूरियत या डेमोक्रेसी यहाँ से शुरू होती है, यानी आपकी नाक से शुरू होती है और दूसरे की नाक तक खत्म हो जाती है। जो कुछ आप ठीक कर रहे हैं, तो हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि वो दूसरे को उससे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि ठीक वो तभी है आपके लिए जब दूसरों को नुकसान नहीं पहुंच रहा। अगर आप ठीक कर रहे हैं अपनी दानिश में और आपकी बेगम साहबा को उससे तकलीफ होती है, तो फिर ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसका नतीजा ठीक नहीं निकलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जो ठीक कर रहे हैं उसका नतीजा भी ठीक आ रहा है,
तो उसे करते रहे। और जो आप ऐसा कर रहे हैं जिसका नतीजा ठीक नहीं आ रहा और आपको पता है, तो फिर उसे लेकिन करना डॉक्टर साहब ये भी तो होता है ना कि आप हर किसी को खुश करने के चक्कर में आपकी जो अपनी लाइफ है वो बिल्कुल ही खत्म। डॉक्टर साहब ये भी तो हो सकता है, देखिए सबसे पहली बात यह है कि आप अपने बेहतरीन दोस्तों से, अपने बेहतरीन दोस्त होना पहली शर्त कि आप दूसरों को प्लीज करें, उनका अप्रूवल अगर लेना चाहें तो आप सारा दिन हलकान होते रहेंगे, कोई ना कोई आके कहेगा, कोई ना कोई आके कहेगा कि आप गलत कर रहे हैं। आपने ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी होंगी जिसमें कोई शख्स दूसरों को खुश करते करते बावला हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मेरे 4-5 फ्रेंड्स, अब एक मुझसे उधार मांग रहा है, मैं कह रहा हूँ अच्छा मैं दे देता हूँ, दूसरा मुझे मांग रहा है, मैं कह रहा हूँ तीसरे को कहता हूँ मैंने नहीं इसको देना, तो क्या मैं उसकी दीनदारी करूँ? और जो 2 मेरे दोस्त हैं, हालांकि चारों मेरे लिए इक्वल हैं, अब मैं चारों को जो है वो नहीं उस तरह से कर पा रहा, तो क्या मैं फिर गलत हूँ या मैं सही हूँ? बिल्कुल गलत दोस्त हैं आप, वो चौथे वाले के तो आप दोस्त ही नहीं है जिसको आप पैसे नहीं दे रहे। वही ना, तो ये भी तो हो सकता है कि उस वक्त मुझे जरूरत पड़ गई हो। देखिए बुनियादी ये चीज है कि क्या आप किसी को कर्जा देना चाहते हैं? अगर तो आप बैंक हैं तो आप जरूर कर्जा देना चाहेंगे, क्योंकि बैंकिंग का कारोबार इस बुनियाद पर चलता है। जिंदगी में यह है कि लेन देन होता है। अगर आप किसी को कर्जा देते हैं तो क्या दिल से आप देना चाहते हैं? अगर तो दिल से देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, जरूर दे दीजिए। लेकिन अगर आपके दिल में है कि ये क्या मुसीबत पड़ गई, यही बात, अगर आपके दिल में है कि ये क्या मुसीबत पड़ गई, उधार दे के बस भूल जाए, तो वो ये भी तो कहते हैं ना, उधार मोहब्बत की कैंची है। तो उधार मोहब्बत की कैंची है, तो फिर आप इससे बचें। और आपको सीखना चाहिए, अगेन ना करना बड़ा मुश्किल होता है। आपको लगता है अगर मैं ना करूंगा तो नाराजगी हो जाएगी, यही तो फिर आपको सीखना होगा कि आप मिसाल के तौर पर आप मुझसे उधार मांगें और मैं मांगता हूं, और उसके बाद सारी जिंदगी के लिए भूल जाए। मुझे आप एक गाड़ी उधार दे दें। गाड़ी उधार दे दें? ये नहीं डॉक्टर साहब, अपनी गाड़ी आपको उधार दे दें। वजह बता देना आप क्या? नहीं वजह क्या, मैं बस मुझे इनकार, जैसे ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि जो मेरे फ्रेंड्स, यानी हम एक दूसरे से कर रहे होते हैं कि यार मुझे जरा गाड़ी देना, मैंने जाना है, तो मेरे पास उस अल्फाज नहीं होते कि मैं क्या कहूँ, इसको मैं क्या बहाना बनाऊं कि मैं नहीं देना चाह रहा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्या आप मुझसे मांगिए, फिर गाड़ी मांगिए। डॉक्टर साहब अब आप सख्त अल्फाज आप मांगिए ना, आप कहीं मुझसे मेरी गाड़ी ना मांग ले। देखिए आप मुझसे एक दफा फिर डॉक्टर साहब मुझे गाड़ी उधार चाहिए आपकी। अच्छा सॉरी, मैं आपको गाड़ी नहीं दे सकता। क्यों डॉक्टर साहब, आप अच्छे दोस्त हैं, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप मेरे बुरे वक्त में काम नहीं आएंगे यार, आपको इतना ख्याल नहीं है। रेंट पे ले दे मुझे। नहीं, पहला सवाल आपका ये होगा कि आप मुझे क्यों गाड़ी नहीं दे सकते? क्यों नहीं देना? ठीक है ना, एकदम तो आप ये नहीं कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब, पहला तो सवाल का पता नहीं है। आपने मुझसे गाड़ी मांगी, मैंने कहा कि नहीं सॉरी मैं दे नहीं सकता। आपने कहा कि क्यों नहीं दे सकते, तो मैं कहता हूँ ये इसकी बड़ी कोई खास पर्सनल सी खुफिया सी वजह है जो कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये मेरी कोई जाती सी मजबूरी यार है। मैं गड्डी मंगी है, मैं कोई अब ये जो पर्सनल बहुत क्लोज फ्रेंड है ना, बात यह है कि झूठ बोलने से बेहतर है कि आप बता दें कि आप वजह नहीं बता सकते और ये कोई आपकी जाती मजबूरी या कमजोरी है। अगली दफा बंदा आपसे नहीं मिलने वाला। यही बात है नहीं ना? कभी भी नहीं। मैं आपको बताऊं, जो उधार मांगने वाले हैं उनमें एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि वो कभी बुरा नहीं मांगते। वो क्या बुरा नहीं मानते? अच्छा नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने दूसरी दफा भी उधार मांगा, उन्होंने फिर आपसे मांग लेना होता है, कुछ तीसरी दफा भी कभी ना कभी तो मिल जाएगा। फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों को देख रखा होता है कि अगर आपसे नहीं तो उनसे मिल जाए। जो उधार मांगते हैं या चीजें मांगते हैं दूसरों से, वो उनकी खूबसूरत बात है, वो कभी बुरा नहीं है। क्योंकि हमें ये अक्सर जो है ना ये फेस करना पड़ रहा है। सेइंग नो, आप सीखना चाह रहे हैं कि किसी को ना कैसे, यानी कि अच्छे वो अल्फाज हमें ढूंढने पड़ते हैं कि जिससे अगले की दिल आजारी ना हो, हमारी भी इज्जत रह जाए और मामला अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए। देखिए अगर आप गाड़ी मांगते हैं और मैं कहता हूं कि हो आज तो मेरी गाड़ी कोई दूसरा दोस्त लेके गया है या आज तो मुझे जाना है गाड़ी पे कहीं, लेकिन डॉक्टर तो आप अगले दिन फिर मांग लेंगे। गाड़ी आपके पास हो और सामने बंदा मैं ये बता रहा हूँ कि आप कह सकते हैं मेरे वालिद साहब ने मांगी हुई है गाड़ी, लेकिन ये गलत होगा। अच्छा मुझसे मांगे आप गाड़ी, मैं आपको जवाब वो चंद दिन के बाद फिर मांगेगा। आप कह देते हैं कि मैं गाड़ी नहीं दे सकता, इसकी बड़ी कोई जाती सी वजह। मुझे बताइए कि मैं इसको जरा, कि मेरा जवाब सही है, मुझसे मांगे गाड़ी। गाड़ी चाहिए थी जरा मुझे। यार मैं कैसे गाड़ी दे दूं? इतनी मुश्किलों से नई गाड़ी है मेरे पास। शक्ल देखिए, तो एक सेकंड के लिए गाड़ी नहीं, गाड़ी मांग तुम्हें साइकिल मांगने मेरी बात, तुम उस गाड़ी को लेके जाओ,
कल को वहां पे वो गाड़ी कोई गलत तुम किसी बंदे को मार दो, कोई लड़की के साथ तुमको छेड़ के आ जाओ, पुलिस मेरे घर में आ जाए, मैं सवाल ही पैदा नहीं होता अपनी गाड़ी दूं, सॉरी टैक्सी के पैसे सुने मेरी, आप गाड़ी ना दे लेकिन मशवरे भी ना दें। ये बात ये सबसे अहम है। मैं आपको बताऊं कि लोगों को इनकार बुरा नहीं लगता जब आप ये कहते हैं कि आप जब आप क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि आप अपनी गाड़ी क्यों नहीं रख लेते या आप बचत करके गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते, जब आप मशवरे देना शुरू होते हैं तो फिर दूसरे को बुरा लगना शुरू होता है। जब आप कहते हैं कि आप अपना बजट क्यों नहीं बनाते, आपको उधार क्यों मांगना पड़ता है, आप अपने चादर के अंदर पांव रखें, तो जब आप इतनी बातें किसी को करते हैं तो ये दिल को लगती हैं। सही माँ बाप भी लेकिन मेरा ख्याल है जो आपका असल दोस्त होता है वही आपको सच बता सकता है कि जी जो आपके लिए आपके हक में बेहतर है। तो आई थिंक इस चीज का बुरा नहीं मनाना चाहिए, आपके लिए वो अच्छी चीज कह रहे हैं कि जी आपको सेविंग करके अपनी कार ले लेनी चाहिए। देखिए बात यह है कि अगर आप किसी को वो बताना चाहते हैं जो उसके हक में बेहतर है या आईना आप दिखाना चाहते हैं जो किसी के लिए बहुत बेहतर है, तो मैं आपको बताऊं फिर आप एक रिस्क ले रहे हैं। फिर आप यह देख लीजिए कि आपको वो दोस्ती आगे अजीज है कि नहीं। लिहाजा आप किसी को जितनी वो इजाजत दे उतना मशवरा दे, जितना कोई मांगे आपसे तज्जिया उतना आप तज्जिया करें। जरूरत से ज्यादा किसी की जिंदगी में घुसने की कोशिश जरूरत नहीं है। खान साहब बिल्कुल ही खान साहब बन गए हैं, बिल्कुल नहीं, ये वेरी गुड लिसनर, लेकिन बिल्कुल हमने इकबाल साहब नहीं, इमरान खान साहब जूता भी और स्टाइल भी वही। नहीं मैं देख रहा हूँ इसलिए कि सुनना भी जरूरी है ना, मतलब बोलता रहे बंदा, जो सुनने का एलिमेंट भी होना चाहिए, इसलिए कि सुनने से जो चीजें इंसान सीख जाता है वो बोलने से नहीं आती। गुड। तो वो डॉक्टर साहब की एक बात थी बीइंग न्यूट्रल, मतलब वो पिन पॉइंट इन्होंने की। 4 आपने कहा रिश्ते होते हैं, दोस्ती, घर, बाहर, प्रोफेशनल, तो मतलब यू हैव टू बी न्यूट्रल। वो है ना पलरा एक तरफ का भारी होगा तो वो फिर एक ही तरफ भारी होगा, तो ये न्यूट्रल रहेंगे, वहां भी ठीक रखना है, वहां भी, इसलिए कि दुनियादारी है ना, तो आपने बीइंग न्यूट्रल सारी चीजों को ठीक रखना, और ये एक बंदे पे ही डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। जब आपने किसी से इनकार करना हो, यानी कि जब आप तकरार के मूड में हो, तब आप लेग क्रॉस कर लेते हैं कि भाई हाँ भाई, तो क्या ये सही है? क्योंकि हम बॉडी लैंग्वेज ऐसे ही बॉडी लैंग्वेज पे सही, तो क्या ये ऐसा ही है? लेग क्रॉस करने का मतलब यानी हाथों को क्रॉस करने का मतलब, लेग क्रॉस हम स्टाइल के लिए करते हैं। जब आप ये यूं कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप क्लोज्ड हैं, सही, आप ओपन नहीं हैं, आप दूसरे, यानी जब आप यूं कर लेते हैं तो जैसे माँ बाप बात कर रहे हो तो आप ऐसे अगर से कर लें तो इसका मतलब यह है कि अब आप माँ बाप की बात नहीं सुनेंगे। तो और अगर वो जो पीछे बांधे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके हाथ खुले हैं, अगर आपके हाथ खुले हैं तो इसका मतलब है कि आप वेलकम कर रहे हैं चीजों को। अच्छा, ये बॉडी लैंग्वेज इसलिए सीखना क्योंकि रोजमर्रा जिंदगी में हमें ये बहुत काम दे रही होती है, हम दूसरों को इस तरह से जज कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये नॉलेज होनी चाहिए हर शख्स को, ताकि देखें आप जब धोखा खाएं और फिर जाने, उससे पहले कुछ छोटे छोटे जस्टिस जो हैं वो आप उससे सीख जाना चाहिए इंसान को। मेरा ख्याल है कि ये, लेकिन चूंकि ये बातें अब बहुत आम है तो लोग फेक भी कर सकते हैं, तो ये भी जहन में रखना है। इन दी लॉन्ग रन आपने देखना है कि कोई कैसे बिहेव करता है और एक्शंस क्या हैं। डॉक्टर साहब ये सही बात है कि लड़कियों में ज्यादा सिक्स सेंस उनकी ज्यादा अच्छी होती है, लाइक वो जज कर लेती हैं। आपको लगता है ये बात सही है? मुझे लगता है बड़ी नॉनसेंस की बात है। बात यह है कि पता चल जाता है कि ये सिक्स सेंस कहते हैं, वो आपकी बाकी 5 सेंसेस का निचोड़ होती है। जैसे आपकी बाकी 5 सेंसेस हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो डेवलप हुई हैं, तो उसी की बुनियाद पर ये छठी हिस्स जिसको हम कहते हैं ये मुहावराती है। एक्चुअली आपके इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं, और बहुत दफा ह्यूमन इंटरेक्शन में आप दूसरे के साथ जब बातचीत कर रहे होते हैं तो बज़ाहिर आपको सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन अंदर से एक चीज कह रही होती है कि दिस इज नॉट ओके, तो उसको भी आपने बिलीव करना है। अगर पीछे आपकी थॉरो ट्रेनिंग है, आपने अच्छी तालीम हासिल की है, आपने अपने आप को ग्रूम किया है, अपनी सेहत का ख्याल रखा है, अपने दिमाग की हेल्थ का ख्याल रखा है, या आपके ताल्लुकात ठीक लोगों से हैं, आप ठीक लोगों को फॉलो कर रहे हैं,
यानी आपके जो लीडरशिप का एरिया है वो सही डायरेक्शन में एलिमेंट जो है, और स्पिरिचुअल एलिमेंट इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या आपको अपने आप पर एतमाद है, क्योंकि अगर आपको अपने आप पर एतमाद है और फिर आप किसी पे एतमाद करेंगे तो वो बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि जब आपको अपने आप पे एतमाद नहीं तो फिर बेहतर है कि किसी पे भी एतमाद। बिल्कुल सही। चल किसी लड़के के मतलब आप किस तरह जज कर सकते हैं कि वो आपके लिए सही है या तो आंखें खोल कर क्यों नहीं ये जज कर सकती? क्या धोखा खुद को खुद भी हम देना चाहते हैं या लोग ही हमें दे रहे होते हैं? एक्चुअली दिल पहले नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि एक दफा अगर आप पहले ही दिल दे चुके हैं तो फिर कहते हैं ना मोहब्बत अंधी होती है, तो इससे बेहतर है कि पहले किसी आई स्पेशलिस्ट से नजर जाके चेक कराई जाए। डॉक्टर साहब लव एट फर्स्ट साइट भी तो होता है ना? होता है। अच्छा, वो जो लव एट फर्स्ट साइट होता है वो अगर आप उसके धोखे में आ गए तो फिर आप हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार। सबसे पहली बात यह है कि आप जान पहचान करते हैं, आप जानते हैं किसी को, और फास्ट ट्रैक पे ताल्लुकात को नहीं बनाते। जब आप शादी करना जा रहे हैं तो फास्ट ट्रैक को अवॉइड करते हैं। सुन लो, ये सारे तुम लोगों के काम की बात है, बाद में बहुत काम आएंगी। अच्छा, इसमें बात यह है कि जब अभी जान पहचान होती है तो आप ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करते हैं। आप देखते हैं कि वो बंदा दूसरे लोगों से क्या सलूक कर रहा है। अच्छा, क्योंकि जो सलूक वो दूसरे लोगों से कर रहा है किसी ना किसी वक्त फ्यूचर में वो सलूक फिर आपके साथ भी करेगा जब कोई खास मोमेंट होगा। बिल्कुल देखिए कि वो अपने माँ बाप से, अथॉरिटी फिगर से, मुलाजमों से, और जो ऐसे लोग हमारी जिंदगी में जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जैसे कोई रेस्टोरेंट है तो किसी वेटर से कैसा सलूक कर रहे हैं। ठीक है। तो जब आप उसका सलूक किसी और से देखते हैं या उसकी बातें किसी और के बारे में सुनते हैं, अगर वो गॉसिप कर रहा है किसी के बारे में तो फिर समझे कि वो आपके बारे में भी एक दिन गॉसिप करेगा और ऐसे ही करेगा। और इसमें यह है कि जब आप किसी के साथ पहले उसके बारे में इल्म हासिल करते हैं तो शक्लो सूरत को आप कोई बहुत ज्यादा ऊंचे दर्जे पे रेटिंग नहीं करते। क्या वो आपसे आगे चलता है कि नहीं शादी तक चलने के लिए, क्या आपको तो नहीं कहना पड़ता, आपको तो नहीं इशारे देने पड़ते, और वो इस सब्जेक्ट को अवॉइड करता है। अच्छा, यानी आप उसे कही जा रही हैं कि शादी करो शादी करो, या आप इशारे दे रही हैं, वाइब्स दे रही हैं और वो इग्नोर कर रहा है। वो कह रहे हैं दरअसल आजकल अम्मा जो है ना वो बहुत मसरूफ है, मेरी बहन आई हुई है बाहर से। देखिए, ये हमेशा जो लीड है इस मामले में एक कदम आगे चलने की वो लड़के की होती है। लेकिन अगर कोई लड़का लीड करने में, आगे चलने में, रिलेशनशिप को शादी तक ले जाने में सीरियस नहीं है और उसका इशारा नहीं देता, वर्बलाइज नहीं करता, सीक्रेट रखता है, तो इसका मतलब यह है कि उसके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। फिर आप इसे इससे मिला के देखें कि वो एकदम से छूना, एकदम छूने से आगे बढ़ना, तो ये चीजें हैं। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं, इस तरह के फिक्रे बोलता है, तेजी से आगे चलता है, कुछ देने की बजाय कुछ लेने में बिलीव करता है। बाज़ औक़ात ये बड़ा होता है कि कोई हैंडसम लड़का है, 10 लड़कियों से दोस्ती की हुई है, उनसे जो भी उनकी कीमती चीजें हैं वो मांग रहा है, ले रहा है। तो ये जो लेने वाला है एलिमेंट, ये जो लेने वाला एलिमेंट है, ये इस पे जरा कॉशियस होने की जरूरत है। देखिए, अगर फैमिली में ऐसा केस हो कि कोई कजन हो तो वो भाई ही होता है, और आमतौर पर मंगनी हो जाने के बाद भी मुंह से भाई निकल जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी में जो लोग इस साइड लाइन से आते हैं वो कोई ठोस लोग, कोई समझदार लोग नहीं होते। अच्छा, असल बात यह है कि आप क्या पूरी वो चंद स्टेजेस हैं उनमें से गुजरते हुए शादी तक पहुंचते हैं, या आप एकदम बीच में से 2-3 स्टेप्स को छोड़ के एकदम शादी तक पहुंचते हैं। और लड़कियां एक बहुत बड़ी लड़कियां बहुत बड़ी गलती ये करती हैं कि शादी के बारे में जब वो सोचती हैं तो वो शादी के दिन के बारे में सोचती हैं जब वो चमकता हुआ सितारा होती हैं और सबकी नजरें उनके ऊपर होती हैं एक दिन के लिए। तो ये लड़के ऐसे नहीं करते। लड़के शादी के बाद आगे मुस्तकबिल के बारे में भी सोचते हैं, वो पिक एंड चूज करते हैं, वो अपने बेहतरीन दोस्त अगर हैं तो वो मुस्तकबिल के ताने बाने को पहले जरा देख लेते हैं। जो स्टेजेस हैं, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले जाने और इस स्टेज पे छूना नहीं है, उसके बाद मालूमात हासिल करें और उनकी डीलिंग देखें, प्रैक्टिकल बिहेवियर दूसरे लोगों से आप देखें कि कैसा है। इस स्टेज पे भी आप अभी छूना नहीं है। तीसरी स्टेज पे आप देखते हैं कि क्या वो रिलायबल है। कभी अगर आपने उसे कहा कि आसमान से तारे तोड़ के लाओ तो चला जाएगा। अच्छा, और वापस भी आ जाएगा। वो भी तो कहते हैं कि और इसके बाद वापस आ जाएगा। ये भी तो कहते हैं ना कि ऐसा ही डॉक्टर साहब किसी लड़की को कहा एक लड़के ने कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो उठ के चल पड़ा। कहती कहाँ चल दी? कहता मैं अभी आता हूँ।
वो रोना शुरू हो गई कि लड़का मेरे लिए चांद तारे लेने गया, वो वापस आया तो शीशा ले गया, कहती शक्ल देखिए अपनी। जो इस तरह की बातें करें, जो इस तरह की बातें करें, इस तरह की यानी कि शक्ल देखिए अपनी, तो समझे कि ये तो कंप्लीट नो है। कंप्लीट जो क्रिटिसाइज करता है, देखिए मियाँ बीवी का रिश्ता शादी से पहले शादी के बाद क्रिटिसिज्म का नहीं है। आप बनाओ सवाल जो किसी का करना चाहते हैं, किसी की तरबियत जो करना चाहते हैं, तो वो आप इंतजार करें जब आपके बच्चे होंगे तो फिर आप उनकी तरबियत करेंगे। अच्छा। लेकिन मियाँ या अच्छा, बीवी जब आप मुंतखब करते हैं तो आप पहले से तरबियत याफ्ता लेते हैं। छठे शादी को और भी गम है जमाने में शादी के सिवा। लेकिन मैं कमिटमेंट की बात कर रहा था कि जब आप कमिटमेंट पे पहुंच जाते हैं और आप कमिटेड होते हैं और ओपनली बात होती है और माँ बाप को फिर इन्वॉल्व करने के लिए आप कहते हैं लड़के को, और अगर वो बहाने बनाए कि नहीं पहले ये हो जाएगा, तो पहले वो हो जाएगा, तो फिर भी आप कॉशियस हो जाएं। और अगर आपने थोड़ा सा एहतियात की हुई है और छूने को महदूद रखा हुआ है या पहले से मना किया हुआ है, तो फिर जब आप शादी के अंदर चले जाते हैं तो फिर मुनासिब वक्त होता है कि आप वो रिचुअल्स में जाएं जो कि शादी से मुताल्लिक है। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे इस पे आते हैं बच्चों की तरबियत में। हम अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करें, कैसे ग्रूम करें कि वो मतलब है कि जिंदगी को समझ सकें, अच्छे बुरे की तमीज उनके अंदर हो। बाज़ औक़ात बच्चियां या बच्चे जो समझ नहीं सकते। जरूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बेहतरीन टीचर हों अच्छा, या जरूरी कोच हों, जरूरी नहीं है बिल्कुल। अगर वो हैं तो हैं, अगर नहीं है तो नहीं है। सही। क्योंकि सबसे पहले आपने देखना है कि आप पेरेंट्स से घर में कुछ बातें सीखते हैं जो 5 साल की उम्र तक, 7 साल की उम्र तक, फिर टीचर्स का इन्फ्लुएंस आपके सामने हाँ, और बाज़ औक़ात नेगेटिव, जैसे खलील जिब्रान की बड़ी मशहूर वो saying है, मैंने बेअदब से अदब सीखा। अच्छा, फिर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो फिर एक नई सोच आती है, फिर आप आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, मीडिया पे चीजें आती हैं, मीडिया पे आके लोग बता रहे होते हैं चीजें, फिर रिसर्च आती है, फिर साइंस होती है, तो वालिदैन की कही हुई सारी बातें मनो इन आप नहीं अपना सकते। अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो फिर आपको कुछ और कोचेस की जरूरत होगी, क्योंकि जिंदगी के आप जितने बड़े खिलाड़ी हैं उसके लिए आपको उतने बड़े कोचेस की और काउंसलर्स की जरूरत होगी। जैसे जो भी खिलाड़ी होता है तो उसका कोच क्यों होता है? बेहतरीन खिलाड़ी तो बेहतरीन होते हैं, लेकिन उनके कोच एक से ज्यादा होते हैं। एक उनके खेल का कोच होता है, एक उनके रिलेशनिंग का कोच होता है, एक उनके खाने पीने का कोच होता है, एक उनकी एक्सरसाइज का कोच होता है। तो दुनिया में जैसे टेनिस के खिलाड़ी हैं जो नंबर 1, 2, 3 होते हैं, तो उनके 25-25 कोच होते हैं। बाज़ घरों में पेरेंट्स बहुत अच्छी तरबियत देने के अहल होते हैं और बाज़ घरों में पेरेंट्स को अपने बड़े मसाइल होते हैं, वो बेहतरीन तरबियत देने की पोजीशन। बच्चे जो है वो बाहर से सीखें, आप ये हमेशा बाहर से सीखें। हमेशा जो इब्तदाई चीज जो है, जमाना बेहतरीन उस्ताद है। देखिए जो इब्तदाई चीज है, जो 10 साल की उम्र तक आप सीखते हैं चीजें, तो वो घर से सीखते हैं। आप देखिए कि 10 साल की उम्र के बाद बच्चे अक्सर वालिदैन को कहना शुरू हो जाते हैं, आपको तो कुछ पता नहीं। हाँ। ठीक है, तो वो वाकई उनकी बात में कुछ ना कुछ वजन जरूर होता है, क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलते हैं और अपने वालिदैन को कंपेयर करते हैं और लोगों से जो उनको जिंदगी में सक्सेसफुल नजर आते हैं, तो फिर वो अपने माँ बाप के बारे में इस तरह के रुझानात जाहिर करते हैं जो कि हद्दे अदब के खिलाफ है। बिल्कुल सही। अब मेरा सवाल है डॉक्टर साहब, जैसे हम लोगों को देख के ज्यूम करते हैं कि जी इसके वाले साहब ऐसे हैं या भाई ऐसे है, तो ये तो ऐसा ही होगा जो हम जज करते हैं लोगों को। लाइक फादर लाइक सन, ये सही है? हाँ, ये सही होता है। इसमें 2 हिस्से हैं कि एक तो जेनेटिक पार्ट है इसका, तो जो जीन्स का हिस्सा होता है, यानी जो बायोलॉजिकल चीजें हैं वो तो फादर और मदर से मिलेंगी, लेकिन जो सीखने का नेचर वर्सेस नर्चर है, यानी उसने जो अपनी तरबियत की है, जो उसने अपने आप को संभाला है, तो हर शख्स की पैदाइश से लेके जो मौत तक का सफर है, ये इम्प्रोवाइजेशन का सफर है, एक्चुअलाइजेशन का सफर है कि वो जितना कुछ सीखे वो अपने आप को ग्रूम करता रहे 4 पहलुओं। घर के अंदर ज्यादातर रहती हैं लड़कियां और घर में रहने की वजह से वो दुनियादारी को उतना भी नहीं सीख पाती जितना कि लड़के कुछ ना कुछ बाहर के तजर्बात से सीखते हैं। तो उन्हें बाकायदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इसीलिए भेजा जाता है क्योंकि लड़कियां अमूमन जाती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दुनियादारी सीखने के लिए, क्योंकि उन्होंने रोजगार की तरफ ज्यादातर नहीं जाना होता और रोजगार के लिए वो डिपेंड करती हैं अपने हस्बैंड की तरफ। एक ये भी बात है कि जो लड़कियां डिपेंड करती हैं फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पे, उनका एटीट्यूड कुछ और होना चाहिए
और जो जीवन साथी ढूंढ रही हैं और अपने आप को सेल्फ रिलायंट बना रही हैं, तो उनका एटीट्यूड कुछ लेकिन डॉक्टर साहब जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, जो काम करी होती है, वो समझती हैं बड़ी होशियार है, लेकिन उनके साथ भी बड़ा बड़ा हाथ हो जाता है। हाँ, ज्यादा मसला ये है कि मर्द कंफ्यूज हैं, वो उस औरत को भी उसी तरह ट्रीट करना चाहते हैं जो कमा के लाती है, और उसको भी ऐसे ट्रीट करना चाहती हैं जो घर बैठे जैसे कि वो उसे खिला रहे हैं। सो ये एक फर्क है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी फरमाया ये कि मर्दों को जो फजीलत हासिल है औरतों पर, वो इस वजह से है कि वो अपना माल खर्च करते हैं। अगर वो माल खर्च नहीं करते तो फिर ये नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सही। आज हमने बहुत सारी राइट रीजंस डिस्कस की जिसके साथ के हम अपने आप को बचा सकते हैं कुछ ऐसे मामलात से जहां दिली, जज्बाती और माली मामलात जो हैं उनसे। कुछ माली मामलात में डॉक्टर साहब एक बात कह दीजिएगा, कैसे बचाएं हम फ्रॉड से? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी जिंदगी में आप कुछ हासिल करते हैं, मालो दौलत, जायदाद या रेपुटेशन, शोहरत, कोई भी चीज, तो लोग उसे खराब करना चाहेंगे, लोग चीजों को छीनना चाहते हैं, क्योंकि छीनना निस्बतन आसान नजर आता है। जैसे मोबाइल खरीदना मुश्किल है, छीनना आसान है। फिर क्या करें? लोग छीनना चाहेंगे, तो आपने केयरफुल रहना है कि लोग आपकी चीजें छीन ना सकें। आप विजिलेंट रहें कि कोई, और ये जिनसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मोहतात रहने की जरूरत है, ये अजनबी लोग नहीं है उफक के उस पार, ये कोई बिल्कुल करीब, दाएं बाएं, तो कैसे मोहतात रहें, क्या करें? और आपको बहुत केयरफुल, अगर मतलब आप हर वक्त ऐसे करके चलते रहे? नहीं, इसके लिए जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी आंखें और कान खुले रखें और दिमाग को रोशन रखें, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन किस नियत से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्पॉट करना शुरू करें और मोहतात रहें। बहुत शुक्रिया।